Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार। दीपशिखा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। India's equity benchmark indices end in positive territory. Sensex gains over 90 points and Nifty settles at 25,418 points. India's wholesale inflation drops to a 4-month low of 1.31% in August, down from 2.04% in July 2024. And the cumulative value of merchandise exports during April to August period stands at more than $178 billion for the current financial year. घरेलू शेयर बाजार में दिवाली तेज, लाभ के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक। सेंसेक्स 90 अंक से अधिक उछला, निफ्टी 25,418 पर हुआ बंद। देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर इस वर्ष अगस्त में घटकर 4 महीने के न्यूनतम स्तर 1.31 पर आई। जुलाई में ये दर रही थी 2.04% और चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अगस्त के दौरान सकल वाणिज्यिक निर्यात बढ़कर $178 अरब से ऊपर पहुंचा। घरेलू शेयर बाजार में आज दिवाली तेज रही और दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 0.1% बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 90 अंक बढ़कर 83,079 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 34 अंक की बढ़त के साथ 25,418 दर्ज हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 148 कंपनियां अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जबकि 28 अपने 52 सप्ताहों के न्यूनतम स्तर पर लुढ़क गई। विस्तृत बाजार पर ध्यान दें तो छोटी और मझौली कंपनियों में बिकवाली देखी गई और ये थोड़े घाटे के साथ बंद हुए। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.08% नीचे आ गया। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.1% की कमी आई। India's equity benchmark indices, the Sensex and the Nifty, ended in positive territory with a gain of over 0.1% each. At close, the Sensex gained by 90 points to close at 83,079, and the NSE Nifty was up by 34 points at 25,418. In the National Stock Exchange, 148 companies hit their 52-week high, 28 hit their 52-week low. In the broader market, the mid-cap index ended marginally low by 0.08% and the small-cap index fell by 0.1%. In the Sensex pack, 15 out of 30 companies settled with gains. The top gainers are Bharti Airtel, which rose by more than 1.5%. NTPC and Mahindra increased by more than 1%, and Titan added nearly 1%. While the top laggards today were Tata Motors, which lost more than 1%, Adani Ports and JSW Steel shared nearly 1%, and ITC as well as Tata Steel fell 0.91% each. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 13 out of 20 sectors logged gains. The top two gainers today were Realty, which rose by more than 0.5%, telecommunications and consumer durables nearly 0.5%, and utilities added 0.4%. The top laggards were metal, which shed more than 0.5%, services declined by 0.3%, and commodities lost 0.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as out of 4,058 companies, shares of 1,714 companies advanced, 2,239 companies declined, and 105 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया $1 की तुलना में शानदार 13 पैसे की मजबूती लेकर ₹83.75 पर बंद हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार इस सप्ताह अमेरिका में होने वाले केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की बैठक में दर में 50 आधार अंकों की कटौती की उम्मीदों से रुपए में यह मजबूती देखने को मिली है। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला सूचकांक डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 100.68 पर चल रहा था। दीपशिखा जी, सबसे पहले तो यही बाजार की गतिविधि पर आपकी प्रतिक्रिया हम समझना चाहेंगे। किस रूप में ले रही हैं आज के कारोबार को? दो
फैक्टर्स मनोज जी, एक तो यूएस फेड का कल का जो निर्णय आने वाला है उसको लेकर के थोड़ी आकांक्षा और है, एक नर्वसनेस भी है। और दूसरा चीज हमने देखा है कि आईपीओज के लिए जो लोगों ने काफी पैसा मार्केट से निकाला है और आईपीओज जो है वो आजकल प्राइमरी मार्केट की तरफ थोड़ा सा झुकाव हो रहा है, तो उसका थोड़ा सा असर। लेकिन आज ज्यादातर अगर हम देखें तो यूएस फेड का इंटरेस्ट रेट को लेकर के जो निर्णय आता है उसको लेकर के एक एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, नर्वसनेस बनी हुई है कि किस दिशा में ये जाएगा। Deepshika ji, what about the auto index? That's seen again today. Are we looking at the sales figures of auto companies, especially with the discounts they're offering to promote their sales, improve the inventory turnover? We know that inventory has been a factor for them. It went up month-on-month basis. Do you see consumer spending actually pick up, which is why there's a greater interest in the auto index right now? So, Arjun, we've seen that auto companies were saddled. In fact, all dealers were complaining about a rise in inventory build-up, and they've been offering discounts. Now, with the festive season sort of coming in, and with the monsoon sort of now riding, the Kharif sowing has been good. The expectation is that the demand would sort of rise going forward, not just in the urban centers, but also demand will sort of pick up in the rural areas. So there is a lot of expectation that the festive season may sort of turn the story around, and I think that is what is reflecting in the automobile stocks. So there's also the expectation that monsoons and because of the rains, the agri-produce will go up and boost spending by farmers who will see a rise in income. But just coming back to the equity market, we saw the FIIs and DIIs were net buyers in the market. But at this stage, with the Sensex up at 83,079, do you feel that maybe the price to earnings of the Sensex, the Nifty, it has reached a certain point where only a correction is inevitable? Do you see a bubble build up, or is there more to come as far as the stock market is concerned? There's been this concern around building up of a bubble. We've seen rise in P ratios of not just the top-notch companies, but even the mid-caps. And we've seen policymakers also flag that how markets are doing well. In fact, mid-cap and small-cap have been substantially higher. Substantially, yes. But if you actually see the India growth story, in terms of the economy, and if you look at the worldwide economy as it is doing, India definitely stands out. The growth prospects for the Indian economy are a standout in the entire world. So definitely there is a lot of interest which is there in the Indian markets, and foreign investors are looking at Indian markets. So it's like both sides are feeding into each other. But definitely we've been talking about correction because market seems like it's reached at a level where only people are entering when there is a correction coming in. But this corrections, the correction that people have been fearing would sort of come about is not coming, because the moment there is any correction coming in, people jump in to buy. Even the options market is not telling us what the open interest is for either a rise in the index or a fall in the index. Absolutely. And going forward, because growth is supposed to pick up with the festive season buying and the rural economy picking up, so the story is sort of expected to unfold much more. It is only getting strengthened, the growth story. So it is unlikely that companies' performance will falter going forward. It is going to improve going forward. If the sales are to improve, consumption is to improve. So investors are definitely sort of looking at this story.
दीपशिखा जी, अभी आपने चर्चा की, ये हमने दो बिंदुओं पर चर्चा की है। एक तो कोई बबल जैसा कुछ आशंका नहीं बल्कि आशंका तो नहीं है बाजार में, और दूसरा कि प्राइमरी मार्केट में जो निवेशकों का रुझान दिख रहा है, अपेक्षाकृत रुचि बढ़ गई है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि बड़ी उम्मीद से आईपीओ आए और सूचीबद्ध होने के बाद वो धराशायी हो गए, लेकिन अब अभी की जो स्थिति है उसमें इनके क्या, यानी यहां हम आसार का प्रयोग कर सकते हैं, क्या संभावनाएं इनमें दिख रही है? भारत की जो बृहत आर्थिक पैमाने हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए और जो ग्रोथ स्टोरी जिसकी हम सभी चर्चा करते हैं उसे ध्यान में रखते हुए ये आईपीओ कुल मिलाकर किस दिशा में जाते दिख रहे हैं, और जो अभी का निवेश हमारे छोटे निवेशक हैं उनके लिए किस रूप में लाभप्रदता दे सकता है या नुकसान उठाना पड़ सकता है उन्हें? देखिए, दो इसके पहलू हैं। एक तो ये कि चूंकि सेकेंडरी मार्केट में अगर आप खरीदने जाएं तो सबका दाम जो है वो बहुत बढ़ा हुआ है। तो जो निवेशक हैं उनको लग रहा है कि मैं प्राइमरी मार्केट में कुछ आया है और कुछ अच्छे आईपीओज आए हैं, उनको रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला है, तो मैं वहां पे निवेश कर लेता हूं, क्योंकि वहां पे मुझे लग रहा है कि मुझे करना चाहिए। और जिस तरह से मार्केट का इस समय चाल है मार्केट की, तो हो सकता है मुझे वहां फायदा हो। दूसरा पहलू ये है कि अच्छे आईपीओज कुछ एक आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि निवेशकों में इंटरेस्ट रहता है, तो वो वहां पे निवेश कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी आईपीओज आए हैं कुछ क्षेत्र में कि लग रहा है कि इसमें जो निवेशक हैं कहीं ऐसा ना हो कि अपने हाथ जला लें, जैसा कि पिछले कई बार पहले हुआ है, कई वर्षों में हुआ है। लेकिन इसीलिए आप देख रहे हैं कि रेगुलेटर जो है, मार्केट रेगुलेटर सेबी जो है, वो बराबर नजर रखे हुए है, और ऐसे कोई भी मतलब ऐसी आशंका अगर लगेगी तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। हमने देखा है कि उन्होंने कुछ चीजों पर एक्शन लिया है, तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई आकांक्षा है। लेकिन हाँ, ये है कि आईपीओ अगर ओवरऑल मार्केट में क्या बिहेवियर रहता है, उनका फंडामेंटल्स जो है, कुछ एक कंपनीज जिनके आईपीओज आए उनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उनका सेक्टर भी अच्छा है, एक्सपेक्टेशन है कि सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, तो हो सकता है निवेशकों को इन आईपीओज में अच्छा खासा फायदा हो। जी, यहाँ पर हम रुपए की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। आज हम 13 पैसे की मजबूती देख रहे हैं, इसे क्या मुख्य कारक समझें इसका? हमने देखा था कि पिछले हफ्ते कुछ रुपए में नर्वसनेस थी, आरबीआई जो है इंटरवीन कर रहा था, और ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि आरबीआई जो है थोड़ी मजबूती दे रहा है, तो उसी की वजह से, और अब एफआईआईज का इनफ्लोज भी थोड़ा बढ़ा हुआ है बाजार में, तो उसी का असर है, डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा है, रुपया स्ट्रेंथन हो रहा है। So, what's your advice to small investors who are looking to, if not go through the mutual fund route, if they are looking to invest individually? For instance, they've applied to IPOs, and of course you have to do your due diligence. You mentioned about some of the successful IPOs like Bajaj Housing Finance. It listed at 70 and it's trading at 181.48. That's 159% premium. So anyone who applied has doubled the money by a long way. How would you advise small investors? Do you think the mutual fund route is the best way for them? So, in terms of whoever was lucky enough to get an allotment probably made a killing, I would say, because allotments, of course, it's become like a lottery now in IPOs with such an overwhelming response coming in from investors. See, mutual funds is definitely a good route, but if there is an investor who wants to directly invest in the market, definitely it's a risky proposition for a small investor. You need to look at the sector, the fundamentals of the sector, the prospects of the sector, and also the companies. Even if you are applying for an IPO, you have to look at some basic factors of the company's past performances, the promoters, all those
things I think you need to sort of take care. Don't go blindly by, nowadays you get recommendations on a lot of WhatsApp groups and so on. So be careful, invest your money carefully in stock markets. It is not something which everyone should be sort of entering and burning their hands on. You need to be very careful while investing. Mutual funds definitely is a safer option if you're not actively sort of watching your portfolio, or if you're unable to carry out proper due diligence. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। मुद्रास्फीति के मोर्चे पर अच्छी खबर है। देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर इस वर्ष अगस्त में वार्षिक आधार पर 4 महीने के न्यूनतम स्तर 1.31% पर आ गई। ये दर इसी वर्ष जुलाई में 2.04% थी। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार ईंधन की कीमतों में गिरावट और खाद्य कीमतों में वृद्धि की धीमी दर के कारण थोक मूल्य सूचकांक WPI में कमी आई है। खाद्य मुद्रास्फीति जुलाई के 3.45% की तुलना में 3.1% अगस्त में दर्ज हुई। प्राथमिक वर्ग की वस्तुओं की मुद्रास्फीति अगस्त में 2.42% रही, जबकि ये जुलाई में 3.08% रही थी। हालांकि देश में खुदरा मुद्रास्फीति दर अगस्त में बढ़ी है और ये 3.65% पर पहुंच गई, जबकि जुलाई में ये 3.6% दर्ज की गई थी। कुल मिलाकर इन आंकड़ों पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे दीपशिखा जी? देखिए, अगर आप ट्रेंड देखें तो मुद्रास्फीति में जो इस समय सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो खाद्य पदार्थों का ही है, और खाद्य पदार्थों में सीजनल इशू जो है वो काफी सीजनैलिटी जिसको हम कहते हैं कि जो मौसम है, बारिश का मौसम है तो सब्जियों पे असर हो जाता है, उनकी सप्लाई पे असर होता है, या गर्मियां हैं तो भी असर हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो उसमें आता है नजर। लेकिन और इसी के मद्देनजर सरकार ने जो जैसे निर्णय लिया प्याज को लेकर के लिया, क्योंकि प्याज की कीमत काफी बढ़ रही थी, या पाम ऑयल को लेकर के लिया जिसको हम आयात करते हैं, तो ये सरकार की तरफ से भी जो सप्लाई है, जो कीमतें हैं मार्केट में, ये इंटरवेंशन किया जा रहा है ताकि कीमतों पे कंट्रोल रखा जा सके। अब जैसे पाम ऑयल है, चूंकि फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है, दिवाली है, दुर्गा पूजा है, उसके बाद शादियों का सीजन है, तो ये इसमें तेल का दाम बढ़ने की बहुत आशंका रहती है। तो ये होने से पहले ही सरकार ने ये एक निर्णय ले लिया है। तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है, जिसपे आरबीआई नजर रखता है और खासतौर से नजर रखी जाती है, उसमें भी थोड़ा सा हो सकता है आगे वो गिरे, स्लाइड करे। लेकिन हमने जैसा देखा है कि रिजर्व बैंक की तरफ से भी बराबर ये कॉशन आया है कि ब्याज दरों में कटौती जब तक नहीं होगी जब तक कि उनको मुद्रास्फीति में, खासतौर से रिटेल इन्फ्लेशन में, ये पूरी उनको एश्योरेंस नहीं हो कि ये अब घट रहा है और उसमें घटने का भी उसमें वो ट्रेंड आ रहा है। Fuel and power saw a decline. How is that possible? So fuel, of course, if you see globally, prices have been sort of contained, which is a relief for us in that sense. And power also, in terms of the supplies and all, power situation was quite comfortable. Government took preemptive measures in terms of coal supplies and all. So if you look at the exchange rates also, so I think that is one component which has sort of, which is giving a lot of comfort there. My next question is on the RBI's decision making, and they want inflation to be below 4%. We're talking about CPI as well. But how can they reduce repo rate from 6.5% at this stage, where there's a demand for funds by banks because the deposits have been used to invest in the stock market? So there's a demand for funds, while at the same time you want to make borrowing cheaper. So how does the RBI balance both the interests?
So, I think RBI governor has often made it very clear when they look at interest rates, their first priority is definitely inflation, because inflation, as we know, is a kind of a tax which impacts the poor most. So they're not going to compromise unless they get an assurance that inflation trajectory is now on the decline. They will not touch the rates. The other thing, and which they have often said, is we are looking at interest rates from borrowers' point of view. There's also a very large community which is a depositor, including your retirees. So definitely they are also a stakeholder in the system apart from the borrowers. So definitely RBI has to balance both interests, not just depositors but borrowers' interest as well. यानी तनी हुई रस्सी पर चलने जैसा है कि किसका हित हम अधिक साधें। जी बिल्कुल। In more macroeconomic news, the cumulative value of merchandise exports during April to August 2024 stood at $178.68 billion as compared to $176.67 billion during April to August 2023, registering a positive growth of 1.14%. India's overall exports, combining merchandise and services, reached $65.4 billion in August 2024, reflecting a 2.4% decline compared to the $67 billion recorded in the same month last year, according to the latest data. Merchandise exports in August declined at 9.3%, from $38.28 billion to $34.71 billion in the year-ago month. However, services exports witnessed a slight increase from $28.71 billion to $30.69 billion. Meanwhile, imports hit a record high, increasing by 3.3% to $64.36 billion in August against $62.3 billion in August 2023 as per the data. India's trade deficit widened to $29.65 billion on an annual basis in August from $24.2 billion in the same month last year, as per the data from the Ministry of Commerce and Trade. But despite the typical rise in trade deficit, what are the positives that you can see from the rise in imports, for instance? Does it benefit our manufacturing sector, our consumption for goods, and merchandise exports also going up, even though as compared to the previous years, it has come down? Absolutely. A large component of the import is also, if you see, it matches with the investment pickup story, because there is a pickup in capital goods imports. So definitely it helps the economy. It shows that the investment is happening. But definitely I think the concern area is, the gold imports. But the festive season is around the corner, the marriage season is around the corner, so typically India witnesses a large rise in gold imports during this time. But export story, definitely what's happening in the global markets is playing out here. So यहाँ यानी सेवा क्षेत्र का निर्यात बढ़ा है और जो कहने की स्थितियां सुधरती नजर आ रही हैं अमेरिका में विशेष रूप से, उससे क्या आसार लग रहे हैं कि सर्विस एक्सपोर्ट हमारा आने वाले दिनों में कैसा रुख रख सकता है? बिल्कुल, ये आईटी क्षेत्र बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में ऐसा लग रहा है कि सुधार होगा, और अब अगर फेड का निर्णय आ जाता है तो उससे भी थोड़ी सी उनको उम्मीद है कि इकोनॉमी जो है वहां की अर्थव्यवस्था में पिकअप बढ़ेगा, तो हमारी जो सर्विस क्षेत्र की कंपनियां हैं जो खासतौर से निर्यात करती हैं, उनको फायदा जरूर होगा। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। अमेरिका की चर्चा चली है तो हम वैश्विक बाजार की ओर अब बढ़ते हैं, लेकिन पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज मिला जुला रुख दिखा है। एक और निवेशकों की खरीदारी से हांगकांग का हिंग सेंग 1% से अधिक और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.5% से अधिक लाभ के साथ बंद हुए। वहीं बिकवाली के दबाव में जापान का निक्केई 225 1% से अधिक घाटे में रहा। चीन और दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार सार्वजनिक अवकाश के कारण बंद रहे। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां तेजी दिख रही थी। अंतर्देशीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.6%, जर्मनी का डेक्स
और फ्रांस का कैक 40 0.5% से ऊपर चल रहे थे। Moving on to the U.S. market, 2 out of 3 U.S. stocks edged higher yesterday ahead of the crucial Fed Reserve policy decision this week. The Dow Jones Industrial Average advanced more than 0.5% and the S&P 500 increased over 0.1%. Meanwhile, the Nasdaq Composite fell more than 0.5%. With a discount rate in the U.S. being 5.5%, what is a likely decision by the Fed? 25 basis points, 50 basis points, and what is going to be the likely impact for the economy of the U.S. vis-a-vis India? So definitely, I think the overall expectation is of a 50 basis points. But I think an overly concerned Fed may just sort of keep it at 25, although there is a large expectation. Definitely, it will help the U.S. economy, and not just the U.S. economy, the signal that it will send out to the overall markets and the other economies, that things seem to be sort of looking up on the inflation front, and now the U.S. is sort of looking at, the economy now, supporting the economy. The inflation is well within control. So a huge positive for them, for that economy going forward. It helps markets, other markets as well, sends out signals for other regulators as well on where they are expecting the inflation to go. Let's have a look at the crude oil market. Crude oil prices are traded higher today, driven by ongoing disruptions to the U.S. oil infrastructure. In the global crude market, Brent crude was trading 0.1% up to trade at $72.84 per barrel, and the U.S. West Texas Intermediate was trading 0.2% up at $70.27 per barrel when reports last came in. Even though there has been a slight rise in crude prices today, the big news has been that Libya would be supplying oil as well, and China's consumption has come down. What is the likely range for oil prices? Is it likely to come down even further, or will it rise? I would not like to get into a guessing game on the range for oil, but definitely I think we've seen over the past few months that it remained within that, a below 80, below 85 barrel per dollar. So I guess it will remain range bound, although the winters are approaching, and typically when the winters approach, it is seen that the oil prices go up. But seeing the condition of the Chinese economy, it looks like it will remain in the range, and that is the overall expectation. आइए कार्यक्रम के अंतिम चरण में चले सराफा बाजार। घरेलू सराफा बाजार में सोना समाचार तैयार किए जाने तक आज कमजोरी के साथ कारोबार करता दिख रहा था। शाम 6:40 पर भारत में 24 कैरेट सोना 0.26% घटकर 73,630 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं चांदी 0.23% कमी के साथ 89,350 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ध्यान दें तो समाचार मिलने तक अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 0.2% घटकर 73,348 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं दिसंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का मूल्य 0.22% कमी के साथ 89,412 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रहा था। और बस यहीं पर हम आपसे आखिरी बहुत संक्षिप्त हाँ ना में समझना चाहेंगे, सोना कहाँ दिख रहा, ऊपर जाता नीचे आता? फिलहाल तो ऊपर ही जाता दिख रहा है। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Closing headlines in English. India's equity benchmark indices end in positive territory. Sensex gains over 90 points and Nifty settles at 25,418. India's wholesale inflation drops to a 4-month low of 1.31% in August, down from 2.04% in July 2024. And the cumulative value of merchandise exports during April to August period stands at more than $178 billion for the current financial year. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.